नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, आज प्रेस वार्ता में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट और राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी खबरें, तमाम अपडेट जानेंगे। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ एडिटर सूरज जी, हमारे साथ ज्ञानेश जी उत्तर प्रदेश से हैं और तमाम जानकारी हम लेंगे। और सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर रुख कर लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज क्या प्रमुख है और क्या खास है जो अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। देखिए, आज सबसे बड़ी खबर है यूरोपियन कंट्रीज से आ रहे हैं। अभी वहाँ यूरोप में मतदान समाप्त हुआ है। जो इटली के प्रधानमंत्री है मेलोनी, वो किंग मेकर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मोदी भी यहाँ से 14 जून को इटली पहुँच रहे हैं। तो यूरोपीय कंट्री में जितने भी उसमें मेंबर्स है, मतलब इसमें पूरा भारत के बाद जो यूरोप के सारे कंट्रीज मिला के जो ये इलेक्शन कराए जाते हैं, करीब 27 देश उसमें है और 37 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाले हैं। तो भारत के जो मित्र देश है उसमें जॉर्जिया की जो है सबसे बड़ी भूमिका रहेगी। इसमें ये जा रहा है कि इस बार भारत के साथ साथ पूरे यूरोप में भी उसी पेटेंट पे चुनाव लड़ा गया। इस पेटेंट पे अभी हाल ही में भारत में संपन्न हुई है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि इस बार वहाँ के जो नेताओं के बीच के जो संवाद है, जो भाषा है, वो बहुत ही निम्न स्तर पर रहा है। बिल्कुल। हिंसा भी बहुत ही वहाँ पर देखने को मिला है। तो इसके चलते ये माना जा रहा है कि इस बार जैसे भारत में धार्मिक और राष्ट्रीयता के ऊपर चुनाव लड़ा गया है, इसी प्रकार पूरे यूरोप के हर देश वहां पर जो है राष्ट्रीयता को ज्यादा तवज्जो दी है। और जो भी पार्टी वहां राष्ट्रीयता के नाम पर वोट मांगा है, वही पार्टी को जो है जीत हासिल होने की ज्यादा संभावना है। मैं बता देना चाहूंगा कि जर्मन में 96 उसमें मेंबर्स बनेंगे, फ्रांस में 81 है, इटली में 76 है और स्पेन में 59 है और नीदरलैंड में 29 है। बाकी सारे देशों में 21-21 मेंबर्स है। इन सब मेंबर्स ने मिलके वहाँ सरकार बनाएगी और उसमें जो है पहली बार ये देखा जा रहा है कि ये जो मेलोनी है, ये वहाँ पर पद पे होने के बावजूद इसमें जब रुचि लिया है, तो इसी को देखते हुए लोगों को ये लग रहा है कि उसमें ये किंग मेकर की भूमिका में ये रहेंगे। एक और खबर मैं बताना चाहूंगा, जो नेतन्याहू मंत्रिमंडल से रक्षा मंत्री गेट्स का इस्तीफा हो गया है। इस्तीफा होने का कारण यह है कि नेतन्याहू चाह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर को ध्यान में रखते हुए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उनकी बात मानी जाए, क्योंकि उन्होंने यदि कहा कि युद्ध रोका जाए तो युद्ध को थोड़ा स्लो करके उसमें चलाया जाए। लेकिन जो बाकी जो है वो नेता है, विशेष करके जो ये जिन्होंने इस्तीफा दिया है गेट्स, तो गेट्स का ये कहना पड़ा था नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और आक्रामक होना चाहिए। भले ही यूएन जो है, जब हमारे ऊपर हमला होता है तो यूएन हमें सहयोग जरूर करता है, लेकिन उसमें हमेशा वो ऐसा निर्णय लेते हैं जिससे हमारा नुकसान होता है। इसी कारण से इस युद्ध को हमेशा के लिए यदि समाप्त करना है तो उसमें निश्चित रूप से ज्यादा हमलावर होना चाहिए और हमला करके जो है इसके परिणाम तक जाना चाहिए और इस स्थिति में जाके छोड़ना चाहिए जो दोबारा कभी भी यहाँ हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने में मतलब चुनाव के पहले कभी हमला करने में जो है ये लोग 10 बार सोचे। इसके अलावा एक और अंतिम खबर ये है कि एआई को लेके पूरे दुनिया में ये चिंता का विषय बना हुआ है कि ऐसा ना हो कि जो बेरोजगारी जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि जिस प्रकार का उपयोग एआई का किया जा रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि हर फील्ड, जैसे वो भले ही होटल फील्ड हो या सॉफ्टवेयर फील्ड हो, जिसमें करोड़ों लोग जो है इसमें दुनिया में काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में एआई का उपयोग जो है इसमें दो मतलब 1000 लोगों के बराबर एक एआई काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में जो है ये देखा जा रहा है कि बेरोजगारी बढ़ने की संभावना बढ़ गई है और एआई पर कई फिल्में बनी हैं। जैसे एक फिल्म है कि ब्लैक मिरर, इसको द सोशल डिलेमा, एक्स मशीना, एआई सदर,
अननोन किलर रोबोट, ये सारे जो फिल्म है, इन फिल्मों को देखने के बाद बहुत आसानी से जो लोग अभी एआई को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको भी इन फिल्मों के माध्यम से जो है समझाया गया कि एआई किस किस सेक्टर में काम करता है। बिल्कुल जी। ऐसा माना जा रहा है कि पूरी दुनिया में मतलब एक तरह से जो है बहुत ही लोग उसमें उसके तरफ जा रहे हैं और हजारों बच्चे जो है एआई को समझने में लगे हुए हैं और ये जो फिल्में हैं उनको समझाने में कामयाब रहेगी। जी जी, निशा। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम हमारे एडिटर सूरज जी के पास चलेंगे, क्योंकि कल का दिन ऐतिहासिक रहा। मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली और मोदी जी के साथ 71 मंत्रियों ने भी शपथ ली है और शिवराज और खट्टर पहली बार मंत्रिमंडल में मंत्री बने हैं। और तमाम क्या अपडेट है, दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल निशा, जिस तरह से लंबी चुनाव प्रक्रिया के बाद सभी को इंतजार था कि वो शब्द तीसरी बार किसी के द्वारा सुने जाने हैं, क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार बहुमत की सरकार बनाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। और मैं बताना चाहूंगा यहाँ की जिस तरह से बहुप्रतीक्षित था मोदी 3O का मंत्रिमंडल, बिल्कुल। और उन्होंने बहुत सारे नाम चौंकाने वाले इसमें शामिल किए हैं। और वो चौंकाने वाले नामों को देखते हुए, क्योंकि जिस तरह से जब एनडीए की बैठक हुई थी और एनडीए की बैठक में उन्होंने बात जो कही थी कि जो लोग मोदी को जानते हैं वो बिल्कुल। कयास पर भरोसा नहीं करते, और उन्होंने सभी के कयासों को धराशायी करते हुए एक बात स्पष्ट कर दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से निर्णय लेते, क्योंकि उन्होंने जो मंत्रिमंडल का गठन किया है उस मंत्रिमंडल में एक बात तो साफ हो गई कि सबको साधने की कवायद है। हालांकि कुछ नाराजगियां जरूर निकल के सामने आ रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली है और वो जितने पड़ोसी राज्य हैं उन सभी पड़ोसी राज्यों के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, राष्ट्र प्रमुख हैं, उन सबसे सीनियर हो गए हैं, क्योंकि तीसरी बार लगातार वो शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो जितने लोकतांत्रिक देश हैं उन बिल्कुल। सभी लोकतांत्रिक देशों में वो सबसे सीनियर हो गए, क्योंकि लगातार वो तीसरी बार शपथ ली है उन्होंने। और राष्ट्रपति भवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में 72 सांसदों ने शपथ ली है। इससे पहले मोदी सरकार में कभी इतने मंत्रियों ने एक साथ शपथ नहीं ली थी, क्योंकि 2019 का जो कार्यकाल था उस कार्यकाल में प्रधानमंत्री के अलावा 57 विधायक सांसदों ने शपथ ली थी। हालांकि बाद में जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया तब यह संख्या 75 हो गई थी। और नए मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के अलावा 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं और 36 राज्य मंत्री हैं। आपको बता दूं कि 240 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री सहित 61 मंत्रियों ने शपथ ली है, और साथ ही 16 सीटों वाली टीडीपी से 2 मंत्री बने हैं। 12 सांसदों वाली जो पार्टी है जदयू, उसमें भी 2 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। कैबिनेट में 35 नए चेहरों को शामिल किया गया है। बिल्कुल। हालांकि 36 वही चेहरे हैं जो पिछले मंत्रिमंडल में शामिल थे, और 2019 में 21 नए चेहरों को शामिल किया गया था और 36 चेहरों को दोबारा मौका दिया गया था। तो इस बार जो देखा जा रहा है कि 35 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि 43 मंत्री जो हैं वो 3 बार से ज्यादा बार मंत्री रहे हैं, उससे भी ज्यादा बार के सांसद हैं। जो 43 मंत्री हैं वो ऐसे हैं कि 3 बार से ज्यादा बार चुने गए हैं। कुछ मंत्री ऐसे हैं जो उससे भी ज्यादा बार चुने गए हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें कि वीरेंद्र खट्टर तीसरी बार मंत्री बने हैं और 8वीं बार सांसद चुने गए। हालांकि मोदी कैबिनेट में पहली बार कुल 53 सीट वाले जो हैं 15 सहयोगी दलों के 11 सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, क्योंकि पिछली कैबिनेट में सहयोगी दलों के 3 मंत्री थे और 2014 में 5 मंत्री थे। बिल्कुल। तो इस तरह से जो देखा जा रहा है कि ये जो मंत्रिमंडल है सधा हुआ है। साथ ही सधे होने के साथ सभी दलों को, जातिगत समीकरणों को, राज्यों को, सभी को इसमें शामिल किया गया है। क्योंकि यहाँ देखा जिस तरह से जो चीज देखी जा रही है कि उन्होंने 7 जो टॉप 7 मंत्री हैं उसमें राजनाथ सिंह शामिल हैं, अमित शाह है उसमें शामिल है, नितिन गडकरी शामिल हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं, और जेपी नड्डा शामिल है, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर शामिल है। ये टॉप 7 में आएंगे। और जो बड़ा पोर्टफोलियो है वो बड़ा पोर्टफोलियो इन 7 के बीच रहने वाला है, ये बात स्पष्ट हो गई है। क्योंकि
ये जो चीज देखी जाती है कि जिस क्रम में शपथ दिलाई जाती है, उस शपथ के अनुसार ही, क्योंकि इसमें एक चीज और देखी गई है, जैसे मैंने पूर्व में उल्लेख किया कि उन्होंने सभी को साधने की कवायद की, तो 22 राज्यों से 71 मंत्री बनाए गए हैं। बिल्कुल। इसमें उन्होंने राज्यों के गणित भी शामिल किए हैं, क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश से 10 मंत्री हैं, हालांकि पिछली बार 14 मंत्री थे। बिहार से इस बार उन्होंने 8 मंत्री रखे हैं, महाराष्ट्र से 6 मंत्री हैं, गुजरात से 6 मंत्री हैं। तो इस तरह से उन्होंने सभी को साधने की जो कवायद की है वो लगभग सफल हुई है। और ये जो मंत्रिमंडल का चेहरा, या फिर यूं कहें कि ये जो सेना है नरेंद्र मोदी की, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वो सेनापति चुने गए हैं, और उसके बाद में अब पूरे देश के विकास के लिए एनडीए की बैठक में उन्होंने जो बात कही थी कि यहाँ अब हम देश के विकास के लिए काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जिस तरह से जो बातें सामने आ रही थी, उन्होंने कहा कि दबाव की राजनीति होगी, गठबंधन में सरकार कैसे चलेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि ये जो टर्म है बड़े फैसले लेने का टर्म है और सबके साथ चलेंगे। हालांकि एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मंत्रिमंडल को लेकर के अजीत पवार का जो बयान सामने आ रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें कैबिनेट रैंक का पद चाहिए था, राज्य मंत्री दे रहे थे। कुछ अटकलें भी सामने आई हैं, क्योंकि गठबंधन की सरकार है तो स्वाभाविक बात है कि इस तरह की चीजें सामने आएंगी। हालांकि एक बात जरूर बताऊंगा कि जो 6 मंत्री जो पिछले चुनाव में थे वो चुनाव जीते हैं, लेकिन इस बार कैबिनेट में नहीं है। पुरुषोत्तम रूपाला, अनुराग ठाकुर, नारायण राणे, देबू सिंह चौहान, फग्गन सिंह कुलस्ते और अजय भट्ट ये चुनाव जीतकर आए हैं, लेकिन इनको इस बार के मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया। हालांकि बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि संभावना है, हो सकता है कि ये जो कवायद की गई है, क्योंकि एक तरफ क्षत्रियों का विवाद की बात भी कहीं सामने आई थी। इसमें अनुराग ठाकुर को लेकर के बात सामने आ रही कि अनुराग ठाकुर जो हैं उनको संगठन में बड़ी जगह मिल सकती है। अब यदि हम मध्य प्रदेश के परिदृश्य में बात करें तो मध्य प्रदेश से जो 5 चेहरे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक, दुर्गादास उइके, सावित्री ठाकुर, ये 5 चेहरे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे मोदी के मंत्रिमंडल में। बिल्कुल। तो ये चीज भी देखी जा रही थी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को लेकर के बड़े कयास थे कि उन्हें कौन सी जगह दी जाएगी, क्योंकि वो सीनियर हैं और उसके बाद में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको क्या स्थान दिया जाएगा। तो उनको टॉप 7 में जो रखा गया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि उनको बड़ा पोर्टफोलियो मिलना है और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ने वाली है। बिल्कुल। और जैसा कि देश न्यूज ने बताया भी था कि मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश का दबदबा कायम रहने वाला है, क्योंकि 2014 में भी 2019 में भी मध्य प्रदेश का दबदबा लगातार कायम रहा है। और इस बार भी जो है मध्य प्रदेश का दबदबा मोदी कैबिनेट में शामिल है। और मोदी कैबिनेट में जो बातें सामने आ रही थी निकल कर कि कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, तो उन्होंने उन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए एक विवेक से, हालांकि मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रिमंडल में किन लोगों को शामिल करना है, प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार होता है और उनका प्रयोग करते हुए सभी को साधने की कोशिश की गई है। यहाँ एक बात राजनीति के अलावा एक खबर का और जिक्र करना बिल्कुल। चाहूंगा, जिस खबर को लेकर चर्चा है। हालांकि वह दुखद घटना है, क्योंकि कश्मीर में वैष्णो देवी जा रही एक बस पर आतंकवादियों के द्वारा गोली चलाने की बात सामने आई है कि बिल्कुल। यात्रियों को गोली मारी गई है। और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि बर्बरता इतनी रही कि बस खाई में गिर रही थी और गिरने के बाद भी बस पर लगातार गोलियां चलाई जाती रही हैं। ये एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, क्योंकि बिल्कुल। जम्मू के यदि हम बात करें कि ये जो घटना हुई है, यहाँ शिव खोड़ी मंदिर से वैष्णो देवी मंदिर बस जा रही थी और वहां पर हमला करने वाले आतंकियों ने मुंह अपना छिपा रखा था। उत्तर प्रदेश के भी उसमें कुछ यात्री शामिल थे और जैसा कि यात्रियों का जो कहना है कि बस जैसे ही मोड़ पर आई, अचानक गोलियां चलने लगी, ड्राइवर को गोली लगी और बस खाई में गिरी। लेकिन गिरने से पहले आतंकियों ने बस पर लगभग 25 से 30 गोलियां और चलाई हैं। तो ये जो खबर आ रही है, ये दिल दहला देने वाली बिल्कुल। खबर है। बिल्कुल। और इसमें ये आतंक का एक दूसरा रूप जो देखने मिला है, एक बर्बरता। हालांकि आतंक तो स्वाभाविक बात है कि वो बर्बर घटनाएं ही करता है, लेकिन ये यात्रियों पर गोली बरसाने वाली जो खबर है, ये वास्तव में स्तब्ध कर देने वाली खबर है। बिल्कुल। जी बिल्कुल। निशा। जी बिल्कुल। और मैं सीधे ज्ञानेश जी के पास आऊंगी। ज्ञानेश जी, तमाम लखनऊ उत्तर प्रदेश से क्या बड़ी अपडेट आ रही है, क्योंकि जैसे कि हमारे एडिटर सूरज जी ने कहा कि कश्मीर में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला किया गया और उसमें अधिकतर जो लोग थे वो यूपी के ही बताए जा रहे हैं। निशा, देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि
कल जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तीसरी बार जो है जी शपथ ली है। तो उसपे कहीं न कहीं यूपी की जनता ने लगातार अपनी टीवी पर नजर बनाई रखी है और वहीं पे चौराहों पर स्क्रीन लगाकर लोगों ने शपथ ग्रहण समारोह को देखा है। बता बिल्कुल दूं कि ये उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार पीएम बने थे और बिल्कुल उसके बाद भी नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति हैं जो तीसरी बार उन्होंने शपथ ली है। बता दूं निशा कि इस कुल मंत्रियों में लगभग 31 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है और जिनमें 30 कैबिनेट और 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री हैं। और बता दूं कि उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक इस बार जो है 10 नेताओं को मंत्री बनाया है। और अगर हम बिहार की बात करें निशा उसमें 8 और गुजरात और मध्य प्रदेश से 6 नेताओं को मोदी की टीम में जगह मिली बिल्कुल और पंजाब से सिर्फ एक चेहरे को मंत्री बनाया है। वहीं में जो उत्तर प्रदेश में जिनको जिम्मेदारी मिली है वो उन पर मैं जिक्र करना चाहूंगा कि राजनाथ सिंह है जिनको कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी मिली है और हरदीप सिंह पुरी है राज्यसभा कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी। बिल्कुल वहीं जयंत चौधरी राज्यसभा स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी मिली है। बता दूं जितिन प्रसाद राज्य मंत्री इनको भी जिम्मेदारी मिली है। जितिन प्रसाद जो है उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग मंत्री थे और इस बार चुनाव जीतने के बाद में पीलीभीत से उनको जो है राज्य मंत्री कैबिनेट दिल्ली में जिम्मेदारी मिली। वहीं बता दूं कि पंकज चौधरी राज्य मंत्री और अनुप्रिया पटेल इनको भी राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। वहीं एसपी सिंह बघेल राज्य मंत्री, कीर्तिवर्धन सिंह राज्य मंत्री और बीएल वर्मा राज्य मंत्री, कमलेश पासवान राज्य मंत्री। तो इस तरीके से अगर हम देखें हिसाब तो जो है इन मंत्रियों को जिम्मेदारी दिल्ली में दी गई है। मैं बात करूंगा आपकी यूपी में आगरा के सिकंदराबाद इलाके में बीजेपी की एक नेत्री ने अपनी पार्टी के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा। उस नेत्री के मुताबिक संजय शिल्पी और रोहित नाम के लोगों ने उसकी निजी वीडियो कॉल्स को रिकॉर्ड करके उसे वायरल कर दिया है बिल्कुल और महिला के नहाते हुए वीडियो कॉल के माध्यम से स्क्रीनशॉट भी ले ली। अब यह वीडियो और फोटो वायरल कर दिए हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। निशा मैं एक खबर को बताना चाहूंगा कि पुलिस विभाग की है जो पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाली घटना आई है सामने कि बस्ती में पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाले मामला सामने आया है जहां सीओ सदर के सरकारी आवास पर उनसे मिलने आई प्रेमिका को सीओ की पत्नी व बेटी ने पहले रंगे हाथ पकड़ा और फिर जमकर पिटाई करता कमरे में बंद करके जूतों से पिटा। इस मामले में सीओ ने अपनी पत्नी व बेटी का पिछले दिन अपनी प्रेमिका को 2 महिला कांस्टेबल बुलाकर गिरफ्तार करा। वहीं अब इस मामले में सीओ के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया बिल्कुल और पीड़िता ने पुलिस को तहरीर में कहा है कि वह जयपुर में हेल्थ विभाग में अधिकारी है और उसने बताया कि वह 5 साल से सीओ विनय चौहान के साथ रिलेशनशिप है और 26 मई को वह गाड़ी से सीओ से मिलने बस्ती आई थी। तभी अचानक से सीओ की पत्नी व बेटी ने मारपीट शुरू कर दी और कमरे में घसीटते हुए बाल फाड़ दिए और खींचकर पीटा और पीड़िता ने बताया कि सीओ की पत्नी व बेटी ने उसे कमरे से दूसरे कमरे में घसीटते हुए ले मेरे कपड़े भी फाड़ दिए हैं जिससे मेरे शरीर पर काफी चोट के निशान है। मेरी बाई आंख के नीचे व हाथों पर चोट के निशान है और जूते से भी मेरा मुंह दबाया। उसके बाद रात 2 बजे सीओ ने 2 महिला कांस्टेबल बुलाकर मुझे गिरफ्तार करवा दिया। जी महिला अपनी तहरीर में आरोप लगाया कि सीओ बोले जाओ तुम्हें मरना है तो मर जाओ, मैं अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाऊंगा। जी और बिल्कुल महिला की तहरीर में लिखा है कि घटना के समय सीओ अपनी फैमिली का सपोर्ट किया, कहा कि तुम मर जाओ मैं अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाऊंगा, जबकि मेरे साथ में 5 साल से रिलेशन है और अब समय आने पर मुकर गए इसलिए उनसे मैं मिलने बस्ती आई थी। उसी दौरान उनके सरकारी आवास पर मारपीट भी होगी। आपको बता दूं कि मुकदमा लिखा गया है और मुकदमा दर्ज होने के बाद सीओ के स्थानांतरण के लिए डीजीपी मुख्यालय को पत्र भी लिखा गया। जी बिल्कुल वहीं मैं बता दूं निशा कि उत्तर प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं आईपीएस अफसरों की सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं जी बिल्कुल और तबादला एक्सप्रेस पर बड़े पैमाने पर सवार होने वाले की लिस्ट तैयार हो रही। जी कई जिलों और रेंज पर गिरेगी अधिकारियों पर गाज।
वहीं कुछ पुलिस कमिश्नर भी तबादला एक्सप्रेस पर सवार होंगे। बिल्कुल। वहीं बड़े स्तर पर पुलिस अफसर जो है वो तबादला कहीं न कहीं किए जा रहे हैं। जी, जी बिल्कुल। और वहीं निशा मैं बात करूँगा कि जी। जी, मैं सीधे हमारे फिर से हम एडिटर सूरज जी के पास चलूँगी और एक खबर पे ध्यान चाहूँगी, क्योंकि कल ऐतिहासिक दिन रहा। मोदी जी ने प्रधानमंत्री की तीसरी बार शपथ ग्रहण की, तो वहीं T20 मैच भी देखा गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया और भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हराया। इसको लेकर तमाम और क्या अपडेट आ रही है, दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल निशा, विश्व का सबसे बड़ा रोमांच भारत और पाकिस्तान का मैच। दुनिया में चाहे हम सिर्फ क्रिकेट की बात करें या किसी भी अन्य खेल की बात करें, बिल्कुल। दुनिया का सबसे बड़ा रोमांच कहा जाता है और वो रोमांच है भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। बिल्कुल। और जिस तरह से कल के मैच में देखा कि भारतीय पारी की शुरुआत थोड़ी धीमी रही है, लेकिन भारतीय पारी की शुरुआत धीमी होने के बावजूद हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से भारतीय विकेट गिरे हैं और उसको लेकर के जो बातें सामने थी कि जिस तरह से बल्लेबाजों का जो प्रदर्शन रहा है, उस प्रदर्शन को देखते हुए तमाम खेल प्रेमी और जो खेल विशेषज्ञ उन्होंने अपने-अपने कयास जारी किए थे, लेकिन इन सब कयासों को धटा बताते हुए भारत ने जो प्रदर्शन किया है, हालांकि भारत केवल 119 रन ही बना पाया था और 119 रन पर पारी ऑल आउट हो गई थी। भारत का जो है ऑल आउट हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद अपनी बल्लेबाजी में सुधार करते हुए भारत ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है और भारत की टीम के प्रदर्शन से भारत ने पाकिस्तान को मात देने में कामयाबी हासिल की है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत छोटे स्कोर का यह मैच रहा है और लो स्कोरिंग मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से मैच हराया है, क्योंकि जैसा मैंने पूर्व उल्लेख किया कि दुनिया का सबसे बड़ा रोमांच होता है, तो कल की शाम बड़े-बड़े रोमांचों से भरपूर रही है। एक तरफ जहां 7:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार शपथ का जो रोमांच था, वह रोमांच लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था। दूसरी तरफ एक चीज देखी गई कि भारत और पाकिस्तान के मैच का जो सबसे बड़ा रोमांच था, वह भी लोगों के सर चढ़कर बोला था। हालांकि जैसे ही पहला ओवर हुआ, एक ओवर के बाद में बारिश होने लगी थी, तो मैच कुछ देर के लिए रोका गया था, लेकिन उसके बाद में बारिश थमने के बाद में मैच फिर चालू हुआ और उसके बाद में एक के बाद एक लगातार भारत के विकेट गिरते जा रहे थे। उस समय भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में थोड़ा हताशा जरूर थी, थोड़ी उदासी जरूर थी, लेकिन जब भारत ने 119 रन का लक्ष्य दिया और 119 रन का लक्ष्य देकर के जब चेजिंग पे आई पाकिस्तान और पाकिस्तान की जब बल्लेबाजी चल रही थी, तब एक समय ऐसा भी लगा कि हो सकता है पाकिस्तान, क्योंकि मैच को लेकर के पाकिस्तान आक्रामक रुख से जब खेल रही थी, बिल्कुल जी। तब क्योंकि पाकिस्तान की ओर से नसीम शाह और हारिस राउफ ने 3-3 विकेट लिए थे और क्योंकि अब तक भारत पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में 13 मैच हुए हैं जी। और इस 13 मैच में सबसे ज्यादा बार जो है जीत भारत ने दर्ज की है और सब इस पूरे 13 मैच में सबसे कम स्कोर बना करके भारतीय टीम ऑल आउट हुई थी। ये पहला मौका था जब भारतीय टीम ऑल आउट हुई है। बिल्कुल जी। हालांकि पाकिस्तान के बल्लेबाज भी जवाब में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए और 20 ओवर में जो पाकिस्तान की टीम थी 113 रन बना करके 7 विकेट उनके जग गए थे और 113 रन नहीं बना पाई थी। जी बिल्कुल। हालांकि पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा रन जो है रिजवान ने बनाए थे। वहीं यदि हम टॉप ऑर्डर में बात करें तो पाकिस्तान के उस्मान, फखर और कप्तान जो बाबर हैं वो फ्लॉप ही रहे, क्योंकि ये सब केवल 13-13 रन बना पाए थे। एक समय आया जब 13वां ओवर चल रहा था और पाकिस्तान के 2 विकेट थे उस समय और 73 रन के स्कोर पर पहुंच चुकी थी। तब लग रहा था कि पाकिस्तान की जो टीम है वो 119 रन के स्कोर को आसानी से हासिल कर लेगी। लेकिन उसके पूर्व में पाकिस्तान ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया और उन्होंने 4 ओवर में 14 रन देकर के, क्योंकि जैसा कि बुमराह का जो जब ओवर आए हैं तो बुमराह ने 4 ओवर फेंके थे और उन 4 ओवरों में 14 रन दिए और 3 विकेट झटके हैं। हालांकि कल के मैच के प्लेयर ऑफ द मैच बुमराह रहे हैं और सबसे छोटा स्कोर रहा है T20 में कल भारत का और सबसे छोटा स्कोर होने के बावजूद भी उसे उन्होंने बचाया। ये भारत की उपलब्धि रही है और इस मैच के बाद में
T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत लगातार 2 मैच जीत चुकी है और बिल्कुल। धीरे धीरे अगले पायदान की ओर आगे बढ़ जी रही है। जी बिल्कुल, निशा। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव थे, जिन्होंने तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या कुछ खास था वो बताया। हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी थे, जिन्होंने तमाम उत्तर प्रदेश की अपडेट पहुंचाई। तो दर्शकों, प्रेस वार्ता में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।